माँ सरस्वती को नमन। देववाणी टीप और देववाणी से जुड़े विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागतम। मैं व्याख्याता बिहारी लाल मीणा, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय कोट कासिम में पदस्थापित। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे और साथ ही समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन से पहले थोड़ा राजनीति के बारे में जान ले और इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो विषय है उसमें राजनीति से जुड़ी सभी बातों का अध्ययन किया जाता है, जिनका सिर्फ न हमारी 12वीं क्लास के दौरान उपयोगी है, बल्कि आगे चलकर आप अगर चतुर्थ श्रेणी से लेकर या चपरासी की एग्ज़ाम से लेकर आप यूपीएससी, आरपीएससी या एसडीएम, आईएएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी से अच्छी तैयारी करनी है ताकि हमारी 12वीं बोर्ड में भी अच्छे नंबर आ सके और आगे जाकर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छे से नंबर ला सकें। तो अब शुरुआत करते हैं हम हमारी राजनीति विज्ञान कक्षा 12 समकालीन विश्व राजनीति जो प्रथम पुस्तक है, भाग फर्स्ट है, सत्र 2024-25 में कुल अध्याय 7 है इस किताब में। पहला पाठ आपका दो ध्रुवीयता का अंत है, दूसरा सतह के समकालीन केंद्र, तीसरा समकालीन दक्षिण एशिया, चौथा अध्याय है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पांचवा अध्याय है समकालीन विश्व में सुरक्षा और छठा अध्याय है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और सातवां अध्याय है वैश्वीकरण। तो ध्यान रखना है, गत वर्ष के जो पाठ्य पुस्तक थी उसमें कुछ पाठ कम कर दिए गए। जैसा कि पहला ही पाठ शीत युद्ध का जो दौर था वो इस साल नहीं है, इस साल पहला पाठ शुरुआत किया है दो ध्रुवीयता का अंत से। तो बच्चों, आज हम दो ध्रुवीयता का अंत अध्याय फर्स्ट के बारे में जानेंगे। थोड़ा परिचय जान लेते हैं कि दो ध्रुवीयता के अंत से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पता होगा कि प्रथम विश्व 1914 से 1918 तक होता है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945। तो 1945 के बाद अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में दो महाशक्तियाँ उभर के आती हैं, एक पूंजीवादी खेमे की और दूसरी साम्यवादी, जिनका नेतृत्व क्रमशः अमेरिका और सोवियत संघ कर रहे थे। हम शीत युद्ध के बाद जो दो ध्रुव बने हुए थे अमेरिका और सोवियत संघ, उनमें से शीत युद्ध के ख़त्म होने के साथ सोवियत संघ का भी विघटन हो जाता है और उसी के साथ दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है और एक ही ध्रुव महाशक्ति के रूप में रहता है अमेरिका। तो आज हम इस अध्याय में देखेंगे कि किस रूप में सोवियत संघ का विघटन होता है, सोवियत प्रणाली क्या थी और इस दौरान इसके क्या कारण और परिणाम रहे, उन सभी की चर्चा इस अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहले हम शीत युद्ध का जो प्रतीक माना जाता था वो बर्लिन की दीवार थी। इसको 1961 में बनी थी और इस बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा कब तोड़ दिया गया था? 9 नवंबर 1989 को। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में बर्लिन की दीवार और बर्लिन की दीवार को कब खड़ी की गई थी और बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था। सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था? 25 दिसंबर 1991 को। आगे चलते हैं, सोवियत संघ का जन्म, व्यवस्था, प्रणाली। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनता है कि सोवियत प्रणाली क्या है। हम देखते हैं कि 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया, जिसे यूएसएसआर
कहा जाता है, जिसे सोवियत संघ कहा जाता है। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है आप लोगों से। यूएसएसआर का पूरा नाम लिखिए। तो आपको बताना है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। हिंदी में बताना आपको समाजवादी सोवियत गणराज्य। क्या बताना है? समाजवादी सोवियत गणराज्य। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाती है। तो आपको सोवियत प्रणाली क्या थी, तो आपको समझना है कि सोवियत प्रणाली के अंतर्गत सोवियत संघ में समाजवादी या समतावादी समाज के निर्माण के लिए वहाँ केंद्रीकृत योजना थी और सारी व्यवस्था राज्य के नियंत्रण में थी और एक ही दल था वहाँ जिसे कम्युनिस्ट पार्टी बोला जाता है, साम्यवादी दल बोला जाता है। उसके द्वारा जो निर्देशित व्यवस्था थी उसे ही हम क्या कहते हैं? सोवियत प्रणाली कहते हैं। सोवियत प्रणाली की विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। दूसरी विशेषता थी सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। तीसरी विशेषता है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। चौथी विशेषता है न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। पांचवी विशेषता है बेरोजगारी न होना और छठी विशेषता थी उन्नत संचार प्रणाली और सातवीं है मिलीकित का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व। बच्चों, मिलीकित का मतलब होता है जो भी जमींदारों की निजी भूमि हुआ करती थी उस निजी भूमि पर भी राज्य का स्वामित्व था। ठीक है। और आठवीं विशेषता है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। तो हम इन विशेषताओं के आधार से मान सकते हैं कि सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या रही होगी कि वो पूंजीवादी की विरोधी थी, समाजवादी आदर्शों पर चलने वाली थी, सोवियत जो संघ के द्वारा अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी वो नियोजित थी, कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा था, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर की सुविधा उपलब्ध करवा रखी थी और साथ ही वहाँ कोई बेरोजगारी भी नहीं थी। इस प्रकार से सोवियत प्रणाली एक व्यवस्थित प्रणाली रही थी। अब अगला टॉपिक दे रखा है दूसरी दुनिया। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया है। तो बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है कि दूसरी दुनिया, पहली दुनिया कौन सी है? पहली दुनिया पूंजीवादी खेमे के देश है जिसका नेतृत्व करता अमेरिका था। उसी प्रकार से समाजवादी खेमे के देश जिनका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था उन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता था। और तीसरी दुनिया पूछे जाए तो ध्यान में रखना है विकासशील देशों को तीसरी दुनिया कहा जाता है। टॉपिक मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में है। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण को ये अपनाते हैं। साथ में ही 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी बनते हैं। और मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति है जिन्होंने सुधार हेतु पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीति अपनाई थी। तो बच्चों, ये पूछा जाता है पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्त की नीति किसने अपनाई और इनका अर्थ क्या है। तो हम इनको जानते हैं कि पेरेस्ट्रोइका जिसका तात्पर्य पुनर्रचना और ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलेपन की नीति। मिखाइल गोर्बाचेव इन नीति के द्वारा आर्थिक और राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर आर्थिक सुधार लागू करना चाह रहे थे और इन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन सोवियत संघ के पतन को ये रोक नहीं पाए। तो हम अगला टॉपिक देखेंगे सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा।
1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की है। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले किसके नेतृत्व में और किन किन देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में कौन से देश थे वो? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। इन्होंने सबसे पहले सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। CIS स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना, जो 15 नए देशों का उदय है। CIS का मतलब होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मतलब स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। बच्चों आगे चलते हैं हम कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे। सबसे पहला कारण दे रखा है नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। दूसरा है सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। चौथा है संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर। पांचवा है प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले पीछे रहना। छठा है रूस की प्रमुखता। सातवां गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना। और आठवां है अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। आठवां कारण है अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। और नौवां कारण है राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। और 10वां कारण सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना। और 11वां जो पतन का कारण है वो है पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना। तो इन बिंदुओं के माध्यम से समझ चुके होंगे कि सोवियत जो संघ का विघटन क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ के लोगों की राजनीतिक आर्थिक आकांक्षाएं को पूरा नहीं कर पाए। साथ में ही वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था, न वो जनता के प्रति जवाबदेह थी, जबकि उसने 17 सालों तक शासन किया था। इसलिए गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और गलतियों को सुधारने में नाकामयाब रहने से देश की विशालता होने के बावजूद भी सत्ता का केंद्रीकृत होना भी, और वहाँ पार्टी के जो अधिकारी थे मतलब नौकरशाही थे वो भी क्या करते थे, विशेष अधिकार लिए हुए थे और उन पर भी किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। और ना ही वहाँ के जो पार्टी के नेता थे उनको भी नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले गए थे। साथ ही देखा जाए तो और भी कई गणराज्य थे और सोवियत संघ विभिन्न गणराज्यों से मिलकर बना था, लेकिन दबदबा किसका था? रूस का ही था। साथ ही परमाणु हथियारों पर इतना ज़्यादा खर्चा, अफगानिस्तान पर युद्ध करना, तो ये सारी बोझ बन चुका था। और वहाँ के नागरिकों के लिए जो खाने की चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, उत्पादक, उपभोक्ता, इन सब में कमी गिरावट की वजह से अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी। गोरबाचेव ने सुधार किया था, उसका भी विरोध हो रहा था। तो इन सब कारणों की वजह से सोवियत संघ का आखिर में विघटन होना ही तय था। तात्कालिक कारणों में देखा जाए तो राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का जो उभार था वो भी सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। अब देखेंगे बच्चों अगला पॉइंट, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। पहला है शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। दूसरा परिणाम निकला कि एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका वर्चस्व का उदय हुआ। तीसरा जो परिणाम था वो है हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। चौथा जो परिणाम निकला वो था सोवियत खेमे का अंत हो गया और 15 नए देशों का उदय हुआ। पांचवा जो परिणाम निकला है वो है रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, जो सारे काम रूस सोवियत संघ के करने लग गया। छठा परिणाम निकला कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। और सातवां जो परिणाम था वो है समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व। तो हमने इन सब कारणों को देखा
परिणामों को देखा, आप लोगों के सभी बिंदु अच्छे से समझ में आए होंगे और बाकी अगले वीडियो में लाएंगे। स्पष्ट करना चाहता हूं बच्चों, जैसा कि ये सारे जो टॉपिक वाइज लाइन से लिखे हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित है पूर्णतः, और आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसे के ऐसे दिए गए। हाँ, वहाँ 1 2 3 4 ऐसे बिंदु नहीं दिए गए, वहाँ एक निबंध की तरह किताब में लिखा गया है। तो मैंने कोशिश की है ये जो एनसीईआरटी के नोट्स है उनको समझाने का और उन्हें विस्तृत व्यवस्थित ढंग से आपको बताने का। तो आप वैसे इनकी व्याख्या की जा सकती है, टाइम ज़्यादा लगता है, वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है। तो इन टॉपिकों को समझने के लिए विस्तार से आप पाठ्यपुस्तक का भी सहारा लें और उसके बाद में इनको देखें, पढ़ें, और समझने के लिए आप अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए उपयोगी ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। याद रखने की दृष्टि से ये आपके बेहतर रहेगा। अगर आपको टॉपिक वाइज बिंदु याद है तो आप विस्तृत व्याख्या भी अच्छे से कर पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और हम अगले जो शेष बच गया है वो अगले वीडियो में पूरा करेंगे, और ताकि हम 1 या 2 वीडियो में हर पार्ट को पूरा कर सके। इस तरीके से हमारा पूरा पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा और मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा